जी काइंडली सीडी लिखवाइए, टोटल भी बताइए। 2,90,000 टोटल है। क्रेडिट बैलेंस है 1,94,000। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए वापस। जी सर, ये थर्ड ईयर अगर स्टार्ट किया है, थर्ड ईयर अगर क्रेडिटर अकाउंट स्टार्ट किया है, तो कितनी अमाउंट किस साइड पे किस रेफरेंस से नजर आ रही होगी? 1,94,000 की अमाउंट क्रेडिट साइड पे ब्रॉड डाउन के रेफरेंस से नजर आ रही हो। ठीक हो गया सर? नेक्स्ट पेज एक और चाहिए। यहां से ऑनवर्ड्स बेटा मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। अगर ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह, नहीं ये बात नहीं है, इंशाल्लाह इसका मतलब होगा कि हमारी कोई मुनासिब सी बेस बन गई, और अगर हमारी बेस ना बन सके तो फिर हमारे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक हेडिंग लिखे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा सारे इकट्ठे हो गए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखिए सर, इसकी क्या एब्रीविएशन बना लें बेटा, आवाजें काइंडली खत्म नहीं हो सकती हैं प्लीज यार, अब तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक एब्रीविएशन बन गई, पीपी बोलते हैं पूरा, लेकिन अगर कभी टाइम बचाना हो तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। देन सर एक और साथ चीज लिखें, एक ब्रैकेट और बना ले साथ। ये जितनी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे पढ़ रहे हैं। ये आपको ये जो टेबल मेरे सामने एक छोटा सा पड़ा हुआ है, जो लोग इसका फिजिकल क्लास में है, आपको यहाँ पे कुछ बुक्स बनी पड़ी नजर आ रही होंगी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक्स है। तो जितनी अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे है। तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसे कहते हैं IAS 16। ये कुछ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। तो उसमें से कुछ स्टैंडर्ड्स FA1 में आपके सिलेबस में है, कुछ फिर FA2 में फर्दर आएंगे, और फिर इंशाल्लाह जब आप कुछ अरसे बाद बड़े हो जाएंगे, आर्टिकल्स कर रहे होंगे, तो उस दौरान जब आप अपने फाइनल के एग्जाम्स देंगे तो रिमेनिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं फिर वहां पर जाके पढ़ेंगे। ठीक है सर? ये जो इन्वेंट्रीज मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया है, उसमें हमने प्रिंसिपल डिसाइड किया, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 2। ये नंबरिंग हुई 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। तो मतलब डिफरेंट जो अकाउंटिंग हेड्स हैं, जिस तरह इन्वेंट्रीज हैं, जिस तरह डेटर्स हैं, कैश एंड बैंक है, अकाउंटिंग हेड्स हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे होना है इसको डिफाइन किया हुआ है। इंटरनेशनल बॉडी है, पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वहाँ पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स उनके आते हैं, वो मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि किस अकाउंटिंग हेड का ट्रीटमेंट कैसे होना है। ठीक है? तो जिस तरह इन्वेंट्रीज के एक रूल है, क्या रूल है? इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे। उसी तरह हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं,
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है IAS 16। IAS स्टैंड्स फॉर है, अगर आप लिखना चाहे कम से कम IAS का मीनिंग लिखना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहां से एब्रिविएशन बन गई IAS। तो असल में आप जो अकाउंटेंट्स हैं, आपने कोई जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में रहे, आप पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हैं यहाँ, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दुनिया में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी है, आपने वहां पहुंच जाना है, आपको कोई बैरियर नहीं रोक सकेगा। ठीक है सर, अल्लाह करे कम से कम इन बातों से थोड़े से आप मोटिवेट हो जाए और आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। पहले आपको लग रहा था शायद कि पता नहीं अकाउंटिंग का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या अकाउंटिंग यही है? हम स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे तो बेटा अकाउंटिंग वही डबल एंट्री है। हम अकाउंटेंट्स का काम यही है कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ स्टैंडर्ड से पढ़ते रहें और उसकी बेस पे अकाउंटिंग एंट्री कर लें। जो शख्स जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्री ना कर सके, उस अकाउंटेंट का कोई फायदा नहीं। जिस तरह एक डॉक्टर है, अगर वो पेशेंट को चेक ही ना कर सके, तो वो सब कुछ हो सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता। तो आपने अगर अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है? अकाउंटिंग एंट्री आती है। और अकाउंटिंग एंट्री कैसे आएगी? बोल बोल के, रिपीट करके, रिवाइज करके ही आएगी। तो इसी खुशी में जरा स्टैंडर्ड स्टार्ट करने की खुशी में जरा क्रेडिट परचेज की एंट्री हो जाए। फिर बुला दे फुल मायूसी बुला दे, कोई आवाज नहीं है किसी की। कभी कभी आपकी क्लास में महसूस ऐसे होता है जैसे पढ़ाई फर्ज कफाया है। ये मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ अपनी बात। एक होता है फर्ज ऐन, जिस तरह माशाल्लाह, जिस तरह मोहल्ले के चंद बुजुर्ग अगर फजर की नमाज पढ़ लें तो वो सबकी तरफ से हो जाता है, ये होता है फर्ज कफाया। जिस तरह नमाज है, मैं आ रहा हूँ बड़ी मुश्किल से मैंने दो एग्जांपल्स सोची नहीं। नमाज है ये अपनी अपनी, लेकिन अगर मोहल्ले के चंद लोग कोई जनाजे की नमाज पढ़ लें तो वो पूरे मोहल्ले की तरफ से हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी ना पढ़े, तो अब मैंने क्या कहा, पढ़ाई फर्ज कफाया है। क्लास का कोई एक स्टूडेंट अगर पढ़ लेगा तो सबकी तरफ से सीए हो जाएगा। ये ऐसे नहीं है, ये अपना अपना है। तो ये अपना अपना है। मैंने मसलन कोई क्वेश्चन पूछा, एंट्री बताएं, मेजोरिटी कहीं एंट्री आ नहीं रहा बाहर, तो ये अपनी अपनी एंट्री है। तो अपनी अपनी पार्टिसिपेशन है। ये एग्जाम हॉल में सबके सामने पेपर तो शायद एक ही आएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन हर एक ने अपना अपना बनाना। ठीक है सर, तो क्या ये पढ़ाई अपनी अपनी है? यकीन माने अपनी अपनी है, ये मजबूरी है। तो आ जाए सारी बहस के बाद, अब हम क्या पढ़ना शुरू करने लगे हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बस स्टैंडर्ड अप, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मीनिंग क्या है आए डिफाइन करो। दीज आर, बेटा प्लीज आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। दीज आर these are those tangible assets these are those tangible assets, number one, which are held for use in business these are those tangible assets, number one, which are held for use in business, and number two, which have a useful life of which have a useful life of more than one accounting period. These are those tangible items which are held for use in business, and number two,
which have a useful life of more than one accounting period. अकाउंटिंग पीरियड फिलहाल जब भी कभी एक्सप्लेन ना हो तो आपने हमेशा क्या ध्यान में लाना, 1 साल की बात हो रही, which have a useful life of more than 1 year. One accounting period means 1 year, unless of course को एक्सप्लेन किया हो, वरना अकाउंटिंग पीरियड मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है इस चीज का आइडिया। अकाउंटिंग पीरियड असल में कहते हैं किसे, जिस टाइम पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनती है, प्रॉफिट आप निकालते हैं जिस टाइम पीरियड का। नॉर्मली वो प्रॉफिट आप कितने टाइम पीरियड का फाइंड आउट करते हैं, 1 ईयर। तो अब आए जरा इनवर्ट्स पर गौर करें, इसमें जो नई चीजें हैं या जिनका हमें नहीं पता उस पर जरा फोकस करें। दीज आर दो, सबसे पहले एक वर्ड है टेंजेबल। टेंजेबल का मीनिंग होता है ऐसी चीजें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। मसलन जरा अपना मोबाइल निकालें जरा, सर मैंने नहीं लेना, वैसे काम है मोबाइल जरा, अब मेरे कहने पे मोबाइल भी नहीं निकालना, मैं ना कहता तो सबने निकाल कभी ये करना वो करना, मैंने कुछ नहीं कहना, आपके हाथ में रहना है मोबाइल। आपके इस मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर है और सभी को सॉफ्टवेयर है इसमें, यार कोई एक दो दे दे मेरे भी यार, नहीं शेयरिंग शूरिंग नहीं, मुझे पकड़ा दें क्या, अगर आप नहीं पकड़ाएंगे मैं समझूंगा आपके पास सॉफ्टवेयर है ही नहीं। क्या सॉफ्टवेयर मौजूद है सर, लेकिन वो आप फिजिकली देख नहीं सकेंगे। तो ऐसे एसेट्स, क्या सॉफ्टवेयर एक एसेट है सर, एसेट है सर, ऐसे एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, एसेट नजर नहीं आते या आपने टच नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। लेकिन मैंने लफ्ज क्या लिखा, टेंजिबल, फिलहाल अभी टेंजिबल। जब आप और बड़े हो जाएंगे F2 तक पहुंचेंगे तो फिर इनटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट भी आएगा। तो यहाँ किन एसेट्स की बात हो रही है, टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल से पहले पॉइंट 1 पढ़े आगे, इनका मकसद क्या है बिजनेस में, पढ़ के सर जी पढ़ के, इन्हें बिजनेस में क्यों रखा हुआ है, ताकि इस्तेमाल कर सके। और नंबर 2, इनकी जो लाइफ है वो कम से कम 1 साल से ज्यादा है। तो अगर ये सब कुछ एज इट इज हो तो ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर कोई टेंजिबल एसेट है जो बिजनेस में यूज के लिए है और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो ऐसे एसेट्स क्या कहलाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए इसकी एग्जांपल सोचते हैं जरा बिजनेसेस के एंगल से। लैंड, वो तो इंटेंजिबल है, लैंड नहीं, आपने ये सारा कुछ अगर आपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है कि हम इस पर कोई फैक्ट्री बनाएंगे, लाइफ उसके 1 साल से ज्यादा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। लेकिन बेटा अगर मशीनरी आप खरीद के बेचते हैं, आपका बिजनेस है मशीनरी खरीद के बेचना, तो वो टेंजिबल है लेकिन हेल्ड फॉर सेल है, वो गुड्स है, गुड्स है। गुड्स किसे कहते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें आपने बेचना है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कौन सा टेंजिबल एसेट्स है, जो हेल्ड फॉर यूज है, जिन्हें क्यों रखा हुआ है। अगर मशीनरी खरीदी है और इस्तेमाल करनी है, फर्नीचर इस्तेमाल के लिए है, कंप्यूटर इक्विपमेंट इस्तेमाल के लिए है, टेबल चेयर्स वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, गाड़ियां इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन गाड़ियों का शोरूम ज़हन में लाएं जरा, अगर गाड़ियों का शोरूम आपने बनाया हुआ है तो वो गाड़ियां क्यों रखी हुई हैं, क्या वो टेंजिबल है, यस सर टेंजिबल है लेकिन हेल्ड फॉर सेल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उन्हें नहीं कहेंगे। लेकिन किस बिजनेस में वही व्हीकल्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएंगी, अगर इस्तेमाल के लिए व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस वगैरह हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। तो जरा मैंने काफी सारे एग्जांपल बोली, 5-6 आप बोल दें क्या क्या बोला मैं। चले फर्ज कफाया अदा हो गया, एग्जांपल्स लिखें आगे। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर,
इक्विपमेंट, व्हीकल्स, एक्सेट्रा लगा रहे। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में ये मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट समझ रहे हैं अगर ये इस्तेमाल के लिए। बहरहाल ये जो सारी मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं, नॉर्मली इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होने पे तो होपफुली कोई इतराज नहीं है। एक दो दोबारा पढ़ लें, कोई कंफ्यूजन ज़हन में आती है बताएं। लेकिन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आगे ना बढ़ा करें, अगर वो हो जाए यकीनन हो जाएगा, काइंडली यहाँ तक जरूर पढ़ें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एनी कंफ्यूजन सर? साथ वाले से कंफ्यूजन पूछ लो। अब बेटा मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनानी है, सारी जो हमने डिस्कशन करनी है उसको समझाने के लिए। लेकिन इस एग्जांपल को बनाते हुए मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। ये है आपके लिए एग्जांपल, लेकिन अगर मुझे पूरा बना लेने देंगे तो देन आपके लिए लिखना भी आसान रहेगा और शायद फिर लिखते हुए समझ भी आ जाएगी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है बोर्ड पर देखना। ठीक है, सपोज 1 जनवरी 2018 वाले दिन आपने एक मशीनरी परचेज की है। तो अकाउंटिंग एंट्री बता देंगे। लेट्स अज्यूम एक मशीनरी कैश पे बेची है। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। मशीनरी खरीदी है कैश पे, सॉरी मशीनरी खरीदी है कैश पे। क्या एंट्री बनी सर? लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। Is it an item of property, plant and equipment? If it is held for use and useful life most probably becomes more than 1 year, तो property, plant, equipment बन जाएगी। तो let's assume हमने मशीनरी, let's assume हमने ये मशीनरी इस्तेमाल के लिए खरीदी है। ठीक है, अब एसेट्स की कोई यूजफुल लाइफ भी होती है। यकीनन एक लैंड है, उसकी यूजफुल लाइफ, एक सेकंड काइंडली वो जेन से निकाल दें, वो अलग डिस्कस करेंगे। वरना बिल्डिंग है 50 साल 100 साल, एक लिमिटेड लाइफ होगी। मशीनरी है, व्हीकल है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, कोई लाइफ होगी इसकी? लाइफ में जितने अरसे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो फिर बात की बात है कि आप इसे कितना अरसा इस्तेमाल एक्चुअली करें। क्या ये हो सकता है गाड़ी आपने खरीदी है और 2 महीने बाद बेच दें, अगले दिन बेच दें? तो ये बात नहीं, और यूजफुल लाइफ ये नहीं है। यूजफुल लाइफ क्या है? जितने अरसे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो होपफुली अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो कुछ अरसे बाद आप बेच सकते हैं, तो एक अलग सिचुएशन है। तो यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? पीरियड, बाकी ये मैं बोलूंगा, ये सब कुछ डिफाइन करता हूँ। पीरियड ओवर विच एसेट कैन बी यूज्ड बाय बिजनेस। तो लेट्स अज्यूम इस मशीनरी की 5 इयर्स लाइफ है। अब डेफिनेटली ये चीजें आपने क्वेश्चंस में खुद से गेस नहीं करनी, एग्जामिनर बताएगा, आपने उसकी बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने। तो 5 इयर्स क्या अज्यूम कर रहा हूं? किस दिन मशीनरी खरीदी? 1 जनवरी 18 को। तो लेट्स अज्यूम वी आर एक्सपेक्टिंग कि मशीनरी 5 साल हमें बेनिफिट्स देगी। इज इट एन एसेट? एसेट की डेफिनेशन, फ्यूचर बेनिफिट्स, अमाउंट जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलना हो। तब जरा मेरे साथ हमने 5 साल पूरे करने हैं। 1 जनवरी 18 से आगे पहला साल एंड नहीं यार, 31 दिसंबर 18, 1 जनवरी 18 पहला साल एंड 19, 20, 21, 22। कौन सी डेट 22? 31 दिसंबर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो मशीन है ये हमें बेनिफिट्स देगी 31 दिसंबर 2020। गिनले फाइनल बोल दें,
31 दिसंबर 2022। गिन लिया सबने? जल्दी से बोल दे कौन कौन साल गिने। 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22। 18 समझ आ गया? 18 क्यों गिन रहे हैं? 18 के स्टार्ट में खरीदी हमने। ये मशीनरी कितने की ली है? ये 5 लाख कॉस्ट है इसकी। कॉस्ट पे खरीदी है हमने। उसके बारे में नहीं सोचना तो दूसरा, यकीनन उसने जिसने बेची है उसको छोड़ दो, उसकी सेलिंग प्राइस होगी। मैं इस 5 लाख को क्या कहूँ? कॉस्ट है मेरी, परचेज कॉस्ट है। 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है किसी एसेट के अगेंस्ट कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ उसे किसी अमाउंट पे बेचा जा सकता हो? एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल में आप इसे कंप्लीटली यूज कर लेंगे और एंड में इसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो इन दैट केस एंड में फिर आपको अगर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन समटाइम्स इज इट पॉसिबल कि सेकंड हैंड चीजों की भी कोई वैल्यू रह जाए? तो वो जो एंड में, लाइफ के एंड में अगर पैसे मिलने की उम्मीद हो हमें, उसके लिए वर्ड बोला जाता है रेजिडियल वैल्यू। वर्ड से परेशान ना होइएगा, मैं बहुत से वर्ड भी बोलूंगा, वो सारे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैंने थोड़ी देर पहले क्या लफ्ज एक बोला? यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं अपने लफ्जों में? जितने अरसे एसेट इस्तेमाल हो सकता है। एक वर्ड होता है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का मीनिंग होता है वो अमाउंट जो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हमें वापस मिलने की उम्मीद है। क्या लफ्ज बोला? रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू वो पैसे जो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हमें एसेट के अगेंस्ट रिकवर हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि रेजिडुअल वैल्यू होगी 50,000। क्या ये जरूरी है कि रेजिडुअल वैल्यू हो? क्या रेजिडुअल वैल्यू जीरो भी हो सकती है? इसका क्या मीनिंग होगा रेजिडुअल वैल्यू जीरो है? we are not expecting कि anything will be recovered at the end of the useful life from this asset। लेकिन अगर मैं 50,000 कह रहा हूं तो बोले 50,000 का मीनिंग अपने लफ्जों में नहीं। मीनिंग 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 आप लोग ऐसा करें, 5 से 6 लाइनें छोड़ दें। ये जो मैं टाइम लाइन सी बनाऊंगा अभी, उसके नीचे आए जरा 2 डेफिनेशंस फाइनल करें। 5-6 लाइनें छोड़ के जहां भी आप हैं 2 डेफिनेशंस लिखें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक मेरी बहस में साथ साथ हैं? यूजफुल लाइफ का मीनिंग लिखे सर। पीरियड ओवर विच period over which an item of property, plant and equipment, abbreviation use कर लो, PPE stands for period over which an item of property, plant, equipment is expected to be used. Is expected to be used by business. Then दूसरा एक लफ्ज भी आया, क्या वर्ड था? रेजिडुअल वैल्यू डिफाइन करें। Amount expected to be obtained from an asset amount expected to be obtained from an asset at the end of its useful life. Amount expected to be obtained from an asset at the end of its useful life.
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली लिख के बताइएगा। आप लोगों ने लिखी? जी सर दोबारा जरा बोर्ड की तरफ देखें। 5 लाख का एसेट है किस दिन? 5 जनवरी 18। 5 साल बाद कितने का रह जाएगा? अच्छा भला 5 लाख वाला एसेट 50,000 का रह जाएगा। क्या कुछ कमी आ जाएगी इसमें? क्यों आ जाएगी? इस्तेमाल की वजह से। शुरू में वो नया है, फिर वो 5 साल इस्तेमाल होने के बाद एक्सपेक्टेड है कि बस 50,000 का रह जाएगा। क्या 5 लाख कैश हमारा गया है? और वो 50,000 क्या वो भी जाना है हमारा कैश? वो आने की उम्मीद है, वो आने की उम्मीद है। क्या मैं कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर हम इस एसेट की 5 लाख रुपए की अमाउंट का फायदा उठा लेंगे या 4,50,000 रुपए का फायदा उठा लेंगे? अच्छा वाला 5 लाख वाला एसेट इस्तेमाल के बाद 50,000 का रह जाएगा। तो इस 5 इयर्स में, इन 5 इयर्स के टाइम पीरियड में, इस 5 इयर्स के टाइम पीरियड में हम कितने रुपीस का बेनिफिट ले लेंगे? आप इस 4,50,000 तक कैसे आए? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। आपके जहन में कैलकुलेशन हुई है, आपने क्या उठाया है? कॉस्ट उठाया है और फिर क्या उठा के माइनस कर दिया है? तो फिगर एक आ गई 4,50,000। क्या ये 4,50,000 का फायदा हम 5 इयर्स में ऑब्टेन कर लेंगे? क्या ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एसेट कम होता जाएगा? अच्छा ये क्या अचानक किसी दिन 5 लाख वाला एसेट 50,000 का रह जाएगा? इस्तेमाल करते करते आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो अगर 4,50,000 रुपए का बेनिफिट आप 5 इयर्स में ले रहे हैं तो कैलकुलेटर उठाएं जरा। क्या ये पता चल सकता है कि एनुअली कितना बेनिफिट ले रहे हैं? व्हाट इज 4,50,000? व्हाट इज 4,50,000 जिसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा? कितने अरसे में मिलेगा? तो क्या ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि इस एसेट से अब हमें कितने कितने रुपए का एनुअली बेनिफिट मिलेगा? एक आसान सी वर्किंग कर रहा हूं सर। 4,50,000 को क्या कर रहे हैं आप? डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं। आपके पास क्या चीज आ रही है? एक 90,000 रुपीस की अमाउंट आ रही है। अब ये जो अमाउंट्स आ रही हैं इनके नाम लिखें, दोबारा नीचे डेफिनेशंस लिख रहे था। एक वर्ड लिखें डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल। यकीनन हो सकता है आप लोगों ने डेप्रिसिएशन कभी वर्ड पहले ना सुना हो, अच्छी बात है कि सुना हुआ। तो आपका जहन क्या कहता है डेप्रिसिएशन? बाकी तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफाइन इसे कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट अगर मैं वर्ड यूज करूं तो क्या इसका मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है? तो ये एसेट की वैल्यू में जो कमी हो रही है उसी को बड़ा डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। लेकिन यहां मैंने क्या लफ्ज लिखा? डेप्रिशिएबल अमाउंट का एक फॉर्मूला लिखा। अगर आप कॉस्ट में से, अगर आप कॉस्ट उठाएं और उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें, क्या उठाएं और क्या माइनस कर दें? तो जो अमाउंट आती है उसे हम अकाउंटेंट्स एक दूसरे को से बात करते हुए क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो क्या हो गया? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। दोबारा डेटा देखते हैं जरा। मैंने 5 लाख को डेप्रिशिएबल अमाउंट कहा है या 50,000 को? मैंने 5 लाख को क्या कहा है? कॉस्ट। 50,000 को क्या कहा है?
450,000 का नाम क्या है? तो ठीक है, इसका अमाउंट तो नाम तो आ गया डेप्रिशिएबल अमाउंट, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? ये वो अमाउंट है जिसका हम बेनिफिट ले लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years इन दिस एग्जांपल। इसका एक मीनिंग लिखा था, मीनिंग अमाउंट ऑफ एसेट, इसके साथ ही कोई नीचे ब्रैकेट से बना लो, अमाउंट ऑफ एसेट दैट विल बी consumed by over the useful life amount of asset that will be consumed by business, consumed means इस्तेमाल, used by business, इस्तेमाल्ड by business, सॉरी मैंने अपनी बात समझाने के लिए उर्दू और इंग्लिश को मिक्स किए, यूज्ड इस्तेमाल्ड, मतलब अपने लफ्जों में बताइए या उर्दू में अपने सेंटेंस में, इसका क्या मीनिंग बना? एसेट की वो अमाउंट जो हम इस्तेमाल कर लें, जितनी अमाउंट को हम यूजफुल लाइफ में इस्तेमाल कर लेंगे उस अमाउंट का नाम क्या है, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो व्हाट इज 4,50,000 फाइनली? डेप्रिशिएबल अमाउंट। बट आपने थोड़ी देर पहले दोबारा यूज करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। 4,50,000 को फिर 5 साल पे डिवाइड किया, एक अमाउंट आ गई 90,000। अब ये 90,000 क्या चीज है? इस अमाउंट को अकाउंटिंग में कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट वो टोटल अमाउंट है जो ओवर द लाइफ कंज्यूम होनी है, लेकिन अगर उस डेप्रिशिएबल अमाउंट को ईयर वाइज डिवाइड कर लिया जाए कि हर साल कितने कितने से एसेट ने कम होना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट की अगर डिवीजन कर ली जाए ओवर द यूजफुल लाइफ, तो उस अमाउंट को कहते हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो 90,000 इज डेप्रिसिएशन या 4,50,000 इज डेप्रिसिएशन? यकीनन 4,50,000 इज डेप्रिसिएशन, लेकिन इट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो इसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। सिर्फ डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? जो ईयर वाइज एलोकेटेड डिवाइडेड अमाउंट आ जाती है। एक लाइन लिखा जरा, डेप्रिसिएशन मींस और बेटा प्लीज डेप्रिशिएबल अमाउंट तो फाइनल कर लें। 5 लाख कॉस्ट है, 50,000 रेजिडुअल वैल्यू है, प्लीज 4,50,000 बेटा डेप्रिशिएबल अमाउंट है। ये प्लीज क्लियर है? प्लीज 5 लाख नहीं कह रहा, 5 लाख तो कॉस्ट है। 5 लाख माइनस 50,000 प्लीज 450,000 इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये ठीक है? प्लीज क्लियर है? साथ साथ प्लीज चले। नेक्स्ट वर्ड सीखें, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस एलोकेशन ऑफ, या एलोकेशन के साथ ही ब्रैकेट में वर्ड लिख लें, एलोकेशन यहां सिंपली मींस है डिवीजन। एलोकेशन ऑफ depreciable amount of an asset, allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Allocation of depreciable amount of an asset over its, अगर depreciable amount को ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाए, यूजफुल लाइफ के ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो जो वो डिवाइडेड फिगर आएगी, एनुअली डिवाइडेड फिगर आएगी, उसे क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। तो 90,000 की बात हो रही है या 4,50,000 की बात हो रही है? डेप्रिशिएबल अमाउंट 4,50,000 है, उसको जब आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो 90,000 क्या आया? क्या हमेशा 5 से डिवाइड किया करेंगे? लेट्स अज्यूम इस मशीनरी की 10 इयर्स लाइफ हो, कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, सेम फिगर्स है लेकिन लाइफ 10 इयर्स है,
तो 4,50,000 डिवाइड बाय 10 अगर करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 45,000? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और सिर्फ डेप्रिसिएशन। लिखिए, एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? और बेटा फहद, ये बड़ा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में आप चले जाते हो ये बड़ा, इसका कोई फायदा नहीं सर समटाइम्स लैंड और बिल्डिंग की तो वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। फहद जज़ाकल्लाह यार, इंशाल्लाह कल मैंने ये सही तरह सोच के आना, तो मुझे जरा एक दिन दे दे, इंशाल्लाह सही तरह मैं सोच लूँ, कहीं से किताबों से पढ़ के आऊँ, फिर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। फहद यार खुदा का नाम ले यार, प्लीज जो हो रहा है उस पर आ जाए यार। मैंने कब कहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती है? कोई मैंने ऐसी स्टेटमेंट बोली हो? जज़ाकल्लाह बात फहद। ये ऊपर आएगा से वापस। व्हाट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? 90,000 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 5 years 90,000। अब कंसंट्रेट कीजिएगा, लेट्स से 1 साल गुजर गया, ये बनाना, ये अब आपने बाद में बनाना, याद है आपको? इस चक्कर में ना पड़ जाएगा। 1 साल फॉर एग्जांपल गुजर गया, डेट बोलना था। 31 दिसंबर 2018, बेटा 19 तो ना करो यार। 1 जनवरी 18, 31 दिसंबर 18। अकॉर्डिंग टू आर वर्किंग जो अभी हमने की है, इस ड्यूरेशन में ये एसेट कितने रुपए से कम हो जाएगा? 90,000 रुपीज से कम हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़े। 5 लाख वाला एसेट फर्स्ट ईयर 90,000 कम होके कितने रुपए का रह जाएगा? क्या 1 साल बाद 4,10,000 रुपए एसेट रह जाएगा? क्या इस साल आप 90,000 का बेनिफिट ले लेंगे? क्या ये 90,000 का नाम डेप्रिसिएशन है? क्या डेप्रिसिएशन कोई एक्सपेंस है? डेप्रिसिएशन तो इनकम है। एक्सपेंस किसे कहते हैं? क्या इस 90,000 का साल बाद अगर बेनिफिट मिल जाए तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? क्या ये एक्सपेंस बढ़ जाएगा साल बाद? और क्या इस एक्सपेंस के बढ़ने से एसेट कम हो जाएगा? डेप्रिसिएशन की काउंटिंग एंट्री सुना दें सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा? तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? कितने से बढ़ रहा है? डेबिट हो जाएगा। और उस एक्सपेंस के बढ़ने से क्या कम हो रहा है? तो डबल एंट्री क्या बनी? मशीन डेबिट और एंट्री करी, आधा आधा करके तुमने बोलनी। डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी नहीं बात बनी। एक और साल पूरा करें, चला बताते हैं। नेक्स्ट ईयर एंड 2019, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल 1990 डेप्रिशिएट होना, कितने का एसेट रह जाएगा? 320। प्लीज सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, क्या कैलकुलेटर अलाउड है? यकीन माने शुरू करें। 410 माइनस 90, ये गेम चलाते रहे आप। 31 दिसंबर 2020 आ गया, कितने से डेप्रिशिएट होगा? और 90 से डेप्रिशिएट होगा, कितना रह जाएगा? 2,30,000। बेटा प्लीज सॉल्व किया करो यार, इतनी ठंड होगी, कमाल है यार। नेक्स्ट ईयर एंड से 21 फर्दर कितने का डेप्रिशिएट होगा? कितने का रह जाएगा? 1,40,000 का रह जाएगा। और लास्ट ईयर में भी कितना डेप्रिशिएट होगा? 140 माइनस 19। क्या फाइनली उतना ही रह जाएगा जितना रह जाना चाहिए? ये क्या बात कर रही मेरी, उतना ही रह जाएगा जितना? क्या हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90 डेप्रिशिएट होता फाइनली फिर एसेट रेजिडुअल वैल्यू के बराबर हो जाएगा?
भाई 5 दफा जब मैंने लिखा, इसका नाम क्या है? ये ईयर वाइज एक्सपेंस है। इन 5 सालों में हर साल आप अकाउंटिंग एंट्री कर रहे होंगे, डेप्रीसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। अब एग्जांपल नोट करें। ये एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? पूरी बात समझ आ गई सर? बेटा क्वेश्चन में गिवन होगी, इस तरह की टेंशन ना लिया करें। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी, यूजफुल लाइफ भी गिवन होगी, सवाल गिवन होगा। इंशाल्लाह हमने जवाब बनाना है। प्लीज इस तरह की टेंशन ना लिया करें। हाँ डेफिनेटली ये अगर सवाल है कि रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो ये बात आपकी ठीक है। जरा पढ़े रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन। आप लोग नहीं, आप लोग अपना कंप्लीट करें। तो रेजिडुअल वैल्यू प्लीज एक गिवन फिगर हुआ करेगी। इट इज अमाउंट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एक्सपेक्टेड अमाउंट है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे शुरू में और इसकी बेस पे फिर अपनी वर्किंग करेंगे। ठीक है, प्लीज क्लियर हो गया? यहाँ जरा मेरी रिक्वेस्ट होगी काइंडली कि ये जितना भी डिस्कस हुआ है इसमें जो टर्मिनोलॉजीज आई हैं जिनको हमने एक्सप्लेन किया है, अगर एक नजर रिवाइज कर लें। ये बेटा नोट हो गया, रिवाइज कर लें जरा काइंडली। ये सारी डेफिनेशंस काइंडली एक दफा अपने आप को सुनाएं जरा। साथ वाले को तो बता दें, मैं देख रहा हूँ। ये बेटा नोटेड है प्लीज? कोई कंफ्यूजन? ये बेटा ये जो 90,000 आया है, ये कितने टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन है? एक 1 ईयर। अगर हमें एक साल की डेप्रिसिएशन पता चल जाए
तो क्या हम पर मंथ, पर क्वार्टर, इवन पर डे फाइंड आउट कर सकते हैं? मसलन कैलकुलेटर पे 90,000 लिखे, लेट्स अज्यूम ये मशीनरी पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुई और ड्यूरिंग द ईयर 8 मंथ्स यूज हुई है, तो 90,000 तो पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन है। तो क्या इसे 8 मंथ्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? कैसे? 90,000 डिवाइड बाय 12 हर मंथ आ जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय 8 या सिंपली 8 बाय 12। सर जी प्लीज सर 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 वाई डिवाइड बाय 12 साल में कितने महीने? और जाने दें यार, सही कह रहे हैं यार। तो डिवाइड बाय 12 करने से पर मंथ आई, और अगर 8 मंथ्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 8, 6 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स हैं, और परेशान ना ऐसे हो जाएगा अगर डेज में वर्किंग करनी हो तो एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 90,000 डिवाइड बाय 365 करें एक मिनट, ये पर डे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और अगर सपोज 161 डेज यूज हो एसेट तो इंटू 161 हो जाएगा। तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर हम पर एनम कैलकुलेट करना सीख लें तो इसे पर मंथ, पर डे, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। और डन है सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखें। मेथड्स ऑफ, दोबारा सीरियस गेम स्टार्ट होगी फिर। मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग बेटा, इससे काइंडली ना करें, ये बात शुरू होने दें। ये भी आपसे पूछूंगा, एक सवाल मेरे सामने आया है, क्या अगर एसेट कंसंट्रेट कीजिएगा, जरा सवाल गौर सुना, छोड़ दे लिखना। अगर एक एसेट इस्तेमाल ना हो तो क्या पड़ा पड़ा भी डेप्रिशिएट हो जाता है? आपने एक नया मोबाइल लिए और लेने के बाद जैसे आप घर पहुंचे, घर पे टीवी पे एक ऐड देखा और नया मोबाइल पसंद आ गया, पुराना मोबाइल आपने ड्रॉर में रख दिया और डैडी से पैसे लेके फिर नया लेने निकल गए। ठीक है, हो गया। 4-5 साल बाद उस वाले मोबाइल पे नजर अगर पड़े जो ड्रॉर में रखा था, वैसा का वैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह होगा, ऑब्सलीट हो जाता है। एंटीक बात की बात है, पहले ऑब्सलीट होगा। ऑब्सलीट वर्ड सुना किसने? आउटडेट हो जाती हैं चीजें, पुरानी चीजें आउटडेट। हाँ, जब 200 साल गुजर जाएंगे फिर शायद वो दोबारा एंटीक में आ जाए, लेकिन 3-4 साल बाद वो एंटीक नहीं, वो फजूलियात में कंसिडर होगा। तो सब कुछ आ रहा है बेटा, सब कुछ आ रहा है। क्या चीजें पड़ी पड़ी भी खराब हो जाती हैं? क्या वो भी हो जाता है? क्या वो भी हो जाता है? लेकिन काइंडली पहले ये करना है, मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग। तो काइंडली बेटा आराम आराम, आहिस्ता आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय चलेंगे, होपफुली मेरी बात को समझ आ जाती है। मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग, जस्ट फोकस ऑन दिस हेडिंग नाउ। हेडिंग बना रहा हूं आपके सामने, इसकी ट्रांसलेशन आपसे रिक्वायर्ड है। मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग depreciable amount, depreciable amount, depreciable amount. Methods of allocating, methods of allocating depreciable amount. Methods of allocating depreciable amount. Methods of allocating depreciable amount. ये एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखी है, उस पर दोबारा जाना। What was depreciable amount? क्या उस 450,000 को हमने एलोकेट किया है? 90 एक तरीके से आया। हमने क्या किया, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, एक अमाउंट आ गई। तो ये भी एक तरीका है डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का। मेरे इस हेडिंग का मीनिंग ये है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ढूंढे जरा।
डेप्रिसिएशन क्या चीज है? तो अब कंसंट्रेशन से मेरी हेडिंग देखें, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कौन से हैं? किन वर्ड्स को मैंने डेप्रिसिएशन के साथ बदल दिया है? एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ने लगे। एक मेथड हमने इसी डिस्कशन में सीख लिया, विदाउट नेम, डेप्रिशिएबल अमाउंट उठाई, डिवाइड बाय 5 कर दिया। लेकिन अब हम जरा बाय नेम फॉर्मूलाज वगैरह लिख के करते हैं। तो देयर आर 5 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इन योर सिलेबस। नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या ये जरूरी है कि एसेट आपको हर साल इक्वल बेनिफिट्स दे? सोचें रखें। बहुत से एसेट्स ऐसे होते हैं जो जब नए होते हैं तो उनसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, और जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहती जो उस वक्त होती है जब वो नए होते हैं। क्या हर साल इक्वल बेनिफिट्स मिलना जरूरी है? दोबारा एग्जांपल देखें जो अभी देखी थी हमने, जो बनाई, क्या वहां हमने यही अज्यूम किया है कि हर साल एक जैसा बेनिफिट मिलेगा? तो वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन जरूरी नहीं है, डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, एसेट टू एसेट। खासतौर पर ये मशीनें वगैरह हैं, मशीनें, ये गाड़ियां, ये वक्त के साथ साथ पुरानी होने से वो फायदा नहीं देती जो शुरू के सालों में देती हैं। तो हमने सिर्फ बेटा एक मेथड पढ़ा है और उसमें इक्वल डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है। तो ये जरूरी नहीं है कि एसेट्स इक्वल बेनिफिट्स दें। देयरफॉर हमेशा वो मेथड जो हमने अभी अडॉप्ट किया है वो कंपल्सरीली इस्तेमाल नहीं होता, और भी मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं मेथड्स यूज करूंगा, सॉरी मेथड्स डिस्कस करूंगा, ये किन एसेट्स के लिए कब इस्तेमाल होने हैं ये इंशाल्लाह बाद में बहस करेंगे। फिलहाल आपका सारा फोकस ये होना चाहिए कि ये मेथड अप्लाई कैसे होना, ये मेथड है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसकी एप्लीकेशन कैसे है, फिर किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सवाल में कौन सा मेथड इस्तेमाल होना है, ये इंशाल्लाह फिर अलहदा बाद में डिस्कशन रखेंगे। मेरी सारी बात अब क्लियर हो गई है? हम क्या पढ़ने लगे हैं? इसमें पहले मेथड का नाम मैंने क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है, लिखते हैं मेरे साथ साथ, डेप्रिसिएशन पर एनम फाइंड आउट आपने करनी है। पर एनम मींस पर ईयर। तो एक आसान सा फॉर्मूला शायद अभी आपने बनाया भी है मेरे साथ। कॉस्ट लेंगे आप माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट में से अगर रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगी? ये इस वक्त रिक्वायर्ड है कि जो बातें हो रही हैं सही कॉन्टेक्स्ट में फाइनल हो जाए। कॉस्ट में से अगर रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, और डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगी सर? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड? अल्टरनेटिव कुछ फिगर्स अज्यूम करने लगा हूं। लेट्स अज्यूम कॉस्ट इज 1 लाख, सपोज रेजिडुअल इज 20,000, useful life is suppose 4 years. Please use calculator. 1 lakh minus 20, 80,000 is depreciable amount divided by 4. 4 years मैंने क्या assume किया है? Useful life amount, useful life is a period for which asset is expected to be used. क्या आंसर आया? What is 20,000? Depreciation per annum. क्या depreciation per annum अगर आ जाए तो पर मंथ, पर डे, एक्सेट्रा बनाया जा सकता है? एनी कंफ्यूजन? नोट कर ले। नेक्स्ट लाइन लिखे जरा। इन स्ट्रेट लाइन मेथड, इन स्ट्रेट लाइन मेथड depreciation per annum, in straight line method depreciation per annum
will be same every year of useful life. In straight line method, depreciation per annum will be same in every year of useful life. in बीच में लगा, in every year of useful life. क्या मतलब? ये बस अब 20,000 कैलकुलेट हो गए. फर्स्ट ईयर भी 20,000, सेकेंड ईयर भी 20,000, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, फिफ्थ ईयर भी. फिफ्थ ईयर है ही नहीं, जितनी भी लाइफ है, जितनी भी लाइफ. जिससे अभी पिछले एग्जांपल में पर एनम डेप्रिसिएशन वाज 90,000 इन ईच ईयर. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन पर एनम सेम रहती है. एनी कंफ्यूजन? देयरफॉर शायद फिर ये मेथड उन एसेट्स पे इस्तेमाल होना चाहिए जिनका बेनिफिट हमें इक्वली हर साल मिलता है. ऐसे ही सर. लेकिन नेक्स्ट हेडिंग लिखें. अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ही चल रहे हैं. ऑल्टरनेट वे, समटाइम जरूरत पड़ती है तो एक और चीज लिख लें यहीं पे. ऑल्टरनेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग depreciation in straight line method. Alternate way of calculating depreciation in straight line method. एक और तरीका बेटा ये कि rather than using the formula जो ऊपर लिखा है हमने, पहले डेप्रिसिएशन का एक रेट निकाल लें. थोड़ा सा एक मिनट सुन ले जरा. कौन से मेथड की बात हो रही है? एक वे क्या है कि जो फॉर्मूला यूज किया उसको यूज कर लें. कौन सा फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ. एक और तरीका ये कि पहले डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लें और उसका फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाय, सुन लीजिएगा पहले बात, 1 डिवाइड बाय यूजफुल मींस पहले रेट निकाल लें और फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर लें. तो फॉर्मूला ऑफ रेट फिर क्या है? 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ और देन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100. करवा दे काइंडली जरा. सेम डेटा जो ऊपर यूज किया मैंने स्ट्रेट लाइन में. कितनी लाइफ ली मैंने? 1 डिवाइड बाय 4, कैलकुलेटर पकड़े, इनटू 100. नहीं बेटा 2% जाने दे उस साइड. 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, अप्रोक्सीमेटली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली 25%. लिखें यहाँ. लेट मी कंक्लूड. अभी बात में थोड़ी सी रहेगी फिर बताइएगा कि मसला रहेगा. ये कैलकुलेशन समझ आ गई? कैलकुलेशन समझ आ गई इसे? तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है? फिर जब रेट आ जाए और रेट की बेस पे वर्किंग करने लगे करना चाहें तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग लिखें जरा. डेप्रिसिएशन. आज तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम का पता नहीं चला यार. ऐसे लग रहा है जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुई थी, थोड़ी देर पहले. आधा को घंटा भी क्लास शुरू हुआ. ठीक है सर, छा गया. भाई ने कहा आधा घंटा रह गया, हालांकि 29 मिनट रह गए. 29 कर लेते हैं, बच्चे ऐसे तंग होंगे. डेप्रिसिएशन की वर्किंग सर, रुक के देख लो जरा. फर्स्ट ईयर एंड अगर आ जाए, फर्स्ट ईयर एंड, और आपने ये रेट निकाला हो और आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे फर्स्ट ईयर एंड की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो सेम मैं डेटा यूज करूंगा जो मैंने ऊपर यूज किया. ये जो ऊपर मीन स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज किया. तरीका ये है, कॉस्ट बता दें 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू बता दें.
तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें और मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दें, कैलकुलेटर पकड़ें। डेप्रिसिएशन का आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे फॉर्मूला यूज कर लें या चाहे रेट निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर दें, डेप्रिशिएबल अमाउंट से। व्हाट इज 1 लाख, व्हाट इज 1 लाख, व्हाट इज माइनस 20,000, 80,000 क्या आया, डेप्रिशिएबल अमाउंट को रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन आ सकती है। लेट मी कंक्लूड, ठहर जाए, अगर दूसरा साल गुजर जाए, ना 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 ना, इवन देन 100,000, हर साल स्टेट लाइन मेथड में हर साल रेट किससे मल्टीप्लाई होता जाएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर थर्ड ईयर में भी वर्किंग करूंगा तो सेम मीन्स बोल दें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 25%। थर्ड ईयर में भी सेम वर्किंग। क्या स्टेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है, या क्या फाइंड आउट करने का तरीका है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, और या क्या तरीका है रेट निकालने 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, और रेट को हर साल किससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लीज बोल दें, प्लीज कोई एक हो जाए। तो हर साल ये रेट किससे मल्टीप्लाई होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा। आपके लिए लिखा है, लिख लो, आपको खतरा था ये किसी और के लिए लिख रहा हूं। जिन हजरात ने 80,000 कहा है, आपने मेरा ख्याल है पहले कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट सुना हो, और एक और मेथड है, स्टेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट से रेट मल्टीप्लाई करके आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, और इन स्टेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन पर एनम रिमेन सेम। आवाज ही नहीं आ रही, बोला ही नहीं जा रहा। नहीं तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बेस्ट हो गया। अगर बोलना नहीं जा रहा है ये तो बेस्ट हो गया, इस वक्त बोलने की जरूरत भी नहीं है। कभी कोई भाई मोबाइल इस्तेमाल करते हुए 3 घंटे बैठा हो, सिर्फ 3 घंटे, क्या बात है, उस मोबाइल का इस्तेमाल का फायदा क्या है कि 3 घंटे बंदे बैठना हो। किसी को कभी इत्तेफाक हो मोबाइल यूज करते करते टाइम का पता ही ना चला हो, रोज होता है, सुबह दोपहर शाम होता है। हाँ सिग्नल ना आ रहे हो तो एक लम्हा नहीं गुजरता। नहीं, यहाँ तो आपने एक एक सेकंड गिन गिन के गुजारा है, तो अब आपका मिशन ये रह गया कि रिमेनिंग 25 मिनट के सेकंड गिन। तो मेथड नंबर 2 हो जाए सर। जिस दिन सर जी पढ़ाई करते हुए टाइम का पता ना चला, बाकी चीजों का मुझे नहीं पता, पढ़ाई हो जाएगी। अकाउंटिंग का सवाल करते करते किस दिन ये महसूस ना हुआ कि यार इतना वक्त गुजर गया, तो अकाउंटिंग ने खुद हाथ जोड़ लेने और अकाउंटिंग ने बस में हो गई। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, किताब खोलते बाद में है, नींद पहले आ जाती है, सारी रात किताब भी पढ़ती रहती है और हम भी नींदें एंजॉय करते रहते हैं। अगर नींद ना आ रही हो तो उसका तरीका ही ये है, लेकिन बहरहाल ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान होता ही उधर है, नींद लानी क्यों है, जिस टाइम पैकेज होते हैं उस टाइम नींद की जरूरत क्या है। नंबर 2, पता नहीं क्या क्या समझी जा रहे हैं, हालांकि मैंने बात भी नहीं की है। पहला मेथड कौन सा हो गया उसे, दूसरे मेथड का नाम लिखें, कैलकुलेटर्स ढूंढने, साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत है किसी के पास, है ढूंढे ढूंढे, पैकिंग तो नहीं स्टार्ट हुई भी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, बस अगेन जरा पेशेंस, बस हेडिंग लिखना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बड़ा अगर वर्किंग करनी हो तो हमेशा सबसे पहले
एक रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा क्या रिक्वायर्ड है? अगर तो मेथड रिड्यूसिंग है और एग्जामिनर रेट खुद बता दे तो डेफिनेटली हम उसका गिवन रेट इस्तेमाल करके अपनी वर्किंग कर लेंगे। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और रेट अवेलेबल नहीं है तो रेट हम खुद से कैलकुलेट कर लिया करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ना फॉर्मूला मेरा इस मेथड में किसका फॉर्मूला बताने लगा हूं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन के रेट का फॉर्मूला बताने लगा हूं। फॉर्मूला है 1 माइनस एन, जरा फॉर्मूला थोड़ा सा जरा डिफरेंस है, जरा गौर से देखें। 1 माइनस एन और देन फिर स्क्वायर रूट है, आर वी स्टैंड फॉर रेजिडुअल वैल्यू है और डिवाइड बाय कॉस्ट है। फॉर्मूला बोले क्या है? और देन आंसर परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठहरे एन है 4 इयर्स लाइफ, एन मीन्स यूजफुल लाइफ, आर वी स्टैंड फॉर एंड सी स्टैंड फॉर, वैसे तो मैंने पूरा लिख दिया। लेट मी कंप्लीट आपके हाथ में सिर्फ कैलकुलेटर होना चाहिए। ये एन कैसे यूज करना है, कहाँ है, मुझे जरा अपने कैलकुलेटर दिखा दें। बट ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब मेजोरिटी के पास वही है जो होना चाहिए। 1 माइनस डेटा सेम मैं यूज कर रहा हूँ, ठहर हाउ टू यूज द कैलकुलेटर मैं खुद बताता हूँ। डेटा में सेम यूज कर रहा हूँ जो स्ट्रेट लाइन मेथड में था। एन ढूंढने कितना है? 4, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 ना बेटा 20,000 सेम डेटा और ऊपर यूज किया मैंने। रेजिडुअल वैल्यू 20,000 और डिवाइड बाय 1 लाख। आप पहले यहां तक जरा फिगर्स नोट कर लें, इंटू 100 यहां तक आ जाए। फिर ये वर्किंग करनी कैसे है सब मेरे साथ कीजिएगा। 20,000 है, सही हो गया। माइनस N4 यूजफुल लाइफ, 20,000 रेजिडुअल वैल्यू एंड डिवाइड बाय 1 लाख। मेजोरिटी का पास मुझे, सॉरी आप नोट कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट सर काइंडली बता दीजिएगा फॉर्मूला अगर लिखिए। काइंडली जरा आप दिखाइएगा कैलकुलेटर। ये जो व्हाइट सा है, नहीं ये व्हाइट तो जरा यूनिक है, ब्लैक सा किसी ब्लैक आप लोगों के पास है, ये किसी का नहीं, प्योर ब्लैक नहीं, एक व्हाइट ब्लैक सा भी है। जरा काइंडली दोबारा दिखाइएगा कैलकुलेटर, ये वाला ये है, ये आपके पास भी है, दिखाइएगा। नहीं मैंने बस एक सेकंड देखना, जस्ट एक मिनट। ये वैसे अलाउड है एग्जाम में? ये ले नहीं अलाउड है वैसे इस वक्त अलाउड है सर। भाई को वापस दें यार, प्लीज 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 प्लीज। अब इससे बेटा ये एक शिफ्ट के साथ आइकन ढूंढना है तो करनी मेरे साथ रहा। वैसे होपफुली आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। एक आइकन ढूंढना है आपने। मेरा ख्याल है कि मेजोरिटी के पास मुझे ये वाला कैलकुलेटर महसूस हुआ है, लेकिन मैंने वैसे चेक कर लिया जिनके पास, आपके पास भी इसी तरह ही है, शिफ्ट के साथ ही उसने आना है। ये सॉल्व कैसे करना है, जरा कैलकुलेटर पे लिखें 1, प्लीज सीरियस लीजिएगा, एक दफा मेरे साथ कर लें। माइनस का बटन ढूंढे, दबा दें, 4 दबा दें। अब मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली आपके पास शिफ्ट के बाद ये फर्स्ट रो में, शायद फर्स्ट है सेकंड है, ये जो सेकंड रो है शायद, इसमें कंप्लीट बटन्स है, इसमें मेरे पास 4th है शायद। इसके ऊपर कोई इस तरह से शायद बना हुआ है, एक स्क्वायर रूट और बॉक्स सा बना हुआ है, और बॉक्स के अंदर भी शायद एक बॉक्स सा बना हुआ है, और बॉक्स के बाहर जो बॉक्स है ब्लैक सा हुआ है। तो ये वाला आइकन ढूंढना है और शिफ्ट के साथ आएगा। काइंडली मिल गया कौन सा कह रहा हूँ? तो 4 जहाँ पे आया उसके बाद शिफ्ट दबाएं और ये आइकन प्रेस करें, इस तरह स्क्वायर रूट बन जाएगा। बन गया सर? अब इसके दरमियान में आपने 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख लिखना, लिखे जरा।
नहीं, इसको काइंडली उस तरह अपना जाए, ये पावर है, ये क्या है, ये इस आइकन से सॉल्व हो जाएगा। 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख करके इज इक्वल टू दबा दें। किसी का आंसर 0.33 आया हो, इंटू 100 दबा दें। और रेट के हवाले से डिसाइड हुआ हुआ है कि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट से आगे नहीं जाना, तो फाइनल बता दें क्या रेट आ रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का 33.13% रेट आता है सर, आता है सर। किसी का रेट कैलकुलेट ना हो सका हो, काइंडली रिपीट ना कह दीजिएगा, आपकी मेहरबानी है, रिपीट कर दें। समझ आ गया प्लीज सबको? चलें कैलकुलेटर पे 0 दबा दें और रेट की कैलकुलेशन कर लें। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी कहूं तो वर्किंग कर लिया करेंगे सर, इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। ये कोई बात थी, हमने कैसे बच्चों की तरह वर्किंग करवाई गई है, हमें पता था। जज़ाकल्लाह, मैंने असल में कंफर्म किया आपके साथ मिलकर। जब भी रेट काइंडली पॉइंट्स में आए तो 2 डिजिट्स के बाद राउंड ऑफ कर लें प्लीज, ये बहस यहाँ खत्म कर लें। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? हमें चाहिए रेट। अगर सवाल में होगा तो हम एज इट इज यूज करेंगे, और अगर नहीं होगा तो प्लीज फार्मूला बोल दें, किससे कैलकुलेट कर लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बेटा रेट आ गया सबका? ये नीचे कुछ साहब अगर बैठे हैं तो काइंडली बच्चों से पूछने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी रेट की कैलकुलेशन में? ये नीचे बेटा है कोई? नहीं, आप लोग ऐसे क्लियर है? ये बेटा जरा चेक कर लो, किसी को रेट कैलकुलेट अगर नहीं करना है तो थोड़ा बता दें। चलिए डियर, रेट अगर आ गया और 16 मिनट पड़े हो तो फिर रेट इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो आ जाए जरा, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर किसी तरह से ये जहन से क्लास का टाइम कब खत्म होगा, ये मैं फिर आज फंस गया हूँ, इस तरह की बातें अगर जहन से निकल जाएं तो इंशाल्लाह अकाउंटिंग आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सोचते हैं कि यार पढ़ के देखता हूँ, और नजर पड़ती यार 1 घंटा हो गया, ये तो बात है कोई करने वाली है क्या? हमारे कोई इंसानी कुक नहीं है, ये बात बिल्कुल भूल जाएं। अगर आपके इंसानी कुक थे तो वो मुअत्तल हुए में कम अज कम, मैं ये तो नहीं कहता खत्म हो गए, लेकिन कम अज कम सीए जब तक नहीं हो रहा, ये अगर मान लेंगे तो बेहतर है, वरना आई कैप बार बार याद करा देगा। तो मुअत्तल कंसिडर करें रजिस्ट्रेशन से लेके क्वालिफाई करने तक। कौन सा क्वालिफाई करना है? नहीं कैफ नहीं भाईजान, क्या आप कैफ करने के लिए यहाँ आए? आप कैफ के साथ एफ हटाने के लिए यहाँ आए? कोई बात नहीं सर, ये कोई बात नहीं है, ये कोई यकीन मानने, ये कोई बात नहीं है, आपके साथ रह के फजूल सी बात कर दी मैंने। आप सीए करने हैं, मैंने याद करवाया, तो किधर कैफ यार, कमाल है, बच्चों वाले काम करने हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड हो रहा है सर? और मेथड का नाम बता दीजिए यार। एक 2 स्टेप्स काइंडली देख लें पहले आपने, फिर 3rd और 4th खुद से करना है। रुक जाए, लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर एंड आ गए। यहां तक सबको ये आइडिया हो गया है कि डेप्रिसिएशन शायद पर एनम कैलकुलेट हो रही है, सालाना, और फिर अगर जरूरत पड़े तो उसे मंथ्स में कन्वर्ट हो कर सकते हैं। तो वंस अगेन सपोज ये एसेट लिया जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 थी, लाइफ 4 ईयर्स थी, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट करना था, तो कैसे करेंगे? लेट्स अज्यूम पहला साल एंड हो गया, रेट निकाल लिया हमने, कितना? 33.13। हाउ टू यूज दिस रेट टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? अब ये मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तरीका क्या है? फर्स्ट ईयर में आपने क्या करना है, कॉस्ट उठा लेनी है, और रेजिडुअल वैल्यू को इस फॉर्मूले में, इस मेथड में माइनस इसलिए नहीं करना है क्योंकि जरा रेट की कैलकुलेशन देखें जरा, क्या रेट की कैलकुलेशन में रेजिडुअल वैल्यू ऑलरेडी आ गई है? तो फर्स्ट ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? कॉस्ट से, विदाउट डिडक्टिंग एक रेजिडुअल वैल्यू, विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू मींस उसे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 13.13, कैलकुलेटर पकड़ा है। अच्छा, ये परसेंट लिखा हुआ है, विच मींस डिवाइड बाय 100 भी होना है। 0.33 कर लें
या 33.13 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय 100 भी है, तो ये अप्रोक्सीमेटली डेप्रिसिएशन आ गई 33,130। ये क्या कैलकुलेट हो गया? डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरे भाइयों ना लिखें प्लीज, रिक्वेस्ट थी मेरी, मैंने कुछ कॉलम बनाने थे, अब वो जगह नहीं रही। प्लीज पेशेंस, प्लीज पेशेंस। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई। देन एक नया वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस करने लगा हूं, एक लफ्ज होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका एग्जैक्टली मीनिंग मैं बताता हूं, लेकिन आप इसकी सिंपल ट्रांसलेशन करके देखें इसका क्या मीनिंग होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या है? एक्यूमुलेट, इकट्ठी कर ले डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस कंबाइंड टोटल डेप्रिसिएशन। अगर एक साल गुजरा, फुल कंसिडरेट कीजिएगा, अगर एक साल गुजरा है तो क्या उसी एक साल की डेप्रिसिएशन ही फिलहाल एक्यूमुलेटेड भी है? लेकिन अगर 2 साल गुजर जाए तो एक होगी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, और दूसरे साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से मुराद पहले और दूसरे की जमा करके जो आएगी। आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ही एक्यूमुलेटेड क्यों होगी? क्योंकि अभी पहला साल है, जो चार्ज हुई है वही टोटल भी होगी। तो व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट ईयर? 33,130। क्या मैंने एक ही चीज 2 दफा लिख दी है? ओ बेटा प्लीज ऐसे नहीं करें काइंडली। बेटा 330130 नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरे सामने 1 लाख लिखे बेटा, इतने तो एसेट ही नहीं है, और दोबारा 1 लाख लिखिएगा यार कैलकुलेटर पे। बेटा 3,30,130 नहीं आ सकता, क्या हो गया है? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 33.13। बेटा ये परसेंटेज, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 भी करना है। 33,130 काइंडली प्लीज। बेटा इस तरह नहीं करें। देन सर एक और कॉलम मैंने बनाना है, वो तो जगह ही नहीं रही है, क्योंकि अभी आपने बनाना है तो जगह है। उस गरीब को मत देखें, काफी और भी हैं, रहने दें, बोर्ड पे देखें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, हम दोबारा करेंगे, करके जाएंगे, करूंगा नहीं करके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे सामने जो गलती हुई है इंशाल्लाह ठीक करके घर जाएंगे। लास्ट कॉलम बोर्ड पे, लास्ट कॉलम बेटा एक नया एक और वर्ड आपके सामने आ रहा है, रिटन डाउन वैल्यू। वर्ड बोल दें, रिटन डाउन वैल्यू की एक एब्रीविएशन है WD&V, कैपिटल W, कैपिटल WD&V। रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है वो भी मैं बताता हूं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिटन डाउन वैल्यू का मीनिंग क्या है, मतलब ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब है कि एसेट कितना रिमेनिंग रह गया है। अब फर्स्ट एग्जांपल जो हमने बनाई है वो टाइम वाली 5 साल, वो निकाला जरा। एसेट कितने का लिया था? पहले साल कितने रुपए डेप्रिशिएट हो गया? पहले साल के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। 90 ही है, 90 ही है। एक साल बाद ये एसेट कितने का रह गया? इस 4,10,000 का नाम WDV है, लेकिन एक साल वहीं और पूरा करें जरा। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 90,000, दोनों सालों की एक्यूमुलेटेड 1,80,000, 1,80,000 accumulated depreciation after 2 years. What is written down value after 2 years? 3,20,000. What should be the formula of this written down value? Cost minus accumulated depreciation. सिर्फ depreciation मुनासिब नहीं है, दूसरे साल के एंड पे है, दूसरे साल के एंड पे है। What is the written down value? 3,20,000. What was cost? 5 lakh. What is the depreciation of second year? 90, second year 90. What is the cumulative depreciation of 2 years? तब 320 कैसे बनेगा 2 साल बाद? Cost minus accumulated depreciation. ये cumulated depreciation क्या चीज है यार? जो combined depreciation, combined depreciation.
So what is the formula of return on value? Cost minus accumulated depreciation. Cost minus accumulated, और नौजवान जज्बाती हो चुके हैं लिखने के लिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट एक आखिरी सेकंड। रिटर्न डाउन वैल्यू मुझे अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कैलकुलेट करवाएं, कैलकुलेटर पकड़ें। व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट इज accumulated depreciation? माइनस कर दें 668। व्हाट इज 66870? रिटर्न डाउन वैल्यू से मुराद मीनिंग साल बाद एसेट डेप्रिशिएट होके 6687 रुपीस का रह गया है। कितने रुपए का एसेट था? इस साल डेप्रिशिएट कितना हुआ? कितना रह गया? आपने बेटा ये मेरे साथ वर्किंग 4 सालों की करनी है। ये फर्स्ट लाइन में सॉर्ट ऑफ मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ इन कॉलम्स की। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वगैरह बनाऊंगा। फिर सेकंड कॉलम में डेप्रिसिएशन की मैंने वर्किंग की है, उसे कैलकुलेशन कह लेते हैं। जस्ट एक मिनट जरा। फिर नीचे आपने 1 साल के बाद 3 साल और की वर्किंग करनी है, तो स्पेस होनी चाहिए, और फिर स्पेस रख के फाइनली नीचे WDV को एक्सप्लेन करने इसका फॉर्मूला क्या है। तब खुला खुला जरूर बनाइएगा, नीचे हमें 3 सालों के लिए और जगह चाहिए। अब लिखें, कितने खुश नसीब है वो लोग जो आज क्लास में नहीं है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रही मेरी बात? सॉरी वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं, थोड़े छोटे हो गए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेक्स्ट वन क्या है? डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और लास्ट वन रिटर्न ऑन वैल्यू। ये लास्ट टाइम बेटा नजर आ जाएगा सर जी? ये पढ़ा जाएगा? ये अगर नोट कर लेंगे तो बताना करनी तरह। हाँ, टेबल बेटा हम आज शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है और आपका ध्यान घड़ी की तरफ है। सिर्फ काइंडली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जरा मीनिंग लिख लें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लफ्ज का मीनिंग यहाँ WDV का डिफाइन किया आपने, उसके नीचे आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस, अच्छा एक्यूमुलेटेड का जरा स्पेलिंग कम किया मैंने, जरा ACC डॉट लगा दिया। परेशान तो नहीं हो जाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे पूरा लिखते हुए अगर टाइम बच जाए। Accumulated depreciation means total depreciation that has been charged, up to the end of the year, up to the end of the year. अब बात बन जाएगी, ट्रांसलेट कर लें जरा लिख के। टोटल डेप्रिसिएशन दैट चार्ज हो गई है या होनी है? किसी भी साल के एंड पे आप खड़े हैं तो उस साल के एंड तक जितनी चार्ज हो गई है
उन सबको सम अगर कर लें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन अगर पहला ही साल गुजरा हो तो बस आपने एक ही साल की चार्ज की होगी, वही टोटल होगी। लेकिन अगर 3 साल गुजर गए हो तो जो तीनों सालों में जो गुजर गए उन डेप्रिसिएशन को प्लस कर लेगा। गुजरे हुए सालों की डेप्रिसिएशन या अगले सालों की, हैज बीन, जो गुजर गए उन सालों की डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर लें तो क्या चीज आ जाती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फिर अगर कॉस्ट में से माइनस कर दें तो क्या चीज आ जाती है। लगता है क्लास का टाइम एंड हो गया है। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग यार। अच्छा इस तरह करें यार, एक सेकंड, सॉरी जाते जाते, एक सेकंड। ये जो 4 क्वेश्चन उन पिछले दिनों में हुए हैं ट्रायल बैलेंस बनाने वाले, ये आज रिवाइज करें, कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिला एक टेस्ट होना चाहिए। जर्नल लेजर ट्रायल, असल गेम वही है। तो आज रिवाइज कर लें, फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है कोई इंशाल्लाह टेस्ट रखते हैं। अल्लाह हाफिज।